विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। उसमें हम संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में पढ़ रहे थे। निर्वाचन के बारे में हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लिया, बहुसदस्य निर्वाचन आयोग पढ़ लिया। अब हमने पढ़नी है पदावधि, कितनी कितनी होती है, पद से कैसे हटाया जाता है। तो 1972 से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। कब? इससे पहले दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष तक इस पद पर आरूढ़ रहे थे, परंतु 1972 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक जो भी पहले हो रह सकते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि वह 6 वर्ष की अवधि से पूर्व 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो पद मुक्त हो जाता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब हमने पढ़ना अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में। अन्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे 62 वर्ष की आयु में पदावकाश प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पद मुक्त हो सकते हैं। अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे? आंसर राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के पूर्ण बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद में कार्रवाई चलती है, वैसे ही चलती है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को अगर हटाना है तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा? और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर हटाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन रहता है। संसद ने जो विधि बना रखी होगी उसके अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण करता है राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? इन्हें वही प्रतिष्ठा, वही वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होती है। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। इलेक्शन में हार गए, बंगाल हार गए, यहां हार गए और पता चला उसकी क्या छुट्टियां काट दी, वेतन काट दिया। ऐसा कर सकते थे अगर ऐसा ना लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वैसे भी क्या करना होता है उन्हें? निष्पक्ष चुनाव कराने होते हैं। क्या कराने होते हैं? ठीक है भाई। इसके बाद मेंस का क्वेश्चन, आयोग के कार्य एवं शक्तियां। लिख लो 16 नंबर पीसीएस में। कितना? 16 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं, एक वरीयता क्रम पूछता है ना कि वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन? राष्ट्रपति। सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है वरीयता क्रम में। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि वरीयता क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद कहां पर है, तो 9वें नंबर पर होता है। किस नंबर पर? लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद 9A पर होता है। किस पर होता है? 9A पर होता है। ये ध्यान रखना। भले ही वेतन उतना ही मिलता है, परिलब्धियां क्या बोलते हैं, सेवा क्या प्रतिष्ठा, वेतन, परिलब्धियां वही हैं, लेकिन क्यों पूछा यूपीएससी वालों ने? इसलिए पूछा कि यहां से आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुख्य मतलब निर्वाचन आयुक्तों को वही प्रतिष्ठा, वही वेतन और वही परिलब्धियां प्राप्त होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होती है। लेकिन किसमें? वरीयता क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद वरीयता क्रम में 9वें नंबर पर है। किस पर?
जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद इस दृष्टि से 9A स्थान पर है। इन दोनों के वेतन और भत्ते भी समान होते हैं, अतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समकक्ष नहीं होता है, न्यायालयों के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको आयोग के कार्य एवं शक्तियां। सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन। आपने कुछ हेडिंग्स याद करनी है, फ्लो चार्ट बनाना है। पहला याद रखना आपने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी डिलिमिटेशन करना। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना किसका काम है? आंसर निर्वाचन आयोग का काम है। किसका? दूसरा काम है मतदाता सूची तैयार करना। क्या काम है? मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा काम है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तीसरा काम क्या है? चौथा काम है बड़ा इंपॉर्टेंट, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। क्या करना? पांचवा काम है निर्वाचन का संचालन करना। छठा काम है अर्ध न्यायिक कार्य, अर्ध न्यायिक। सातवां काम है चुनाव रद्द करना, अगर कहीं पर गड़बड़ होगी तो चुनाव रद्द करना। और बहुत सारे काम हैं राजनीतिक दलों के लिए, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार करने के लिए समय नियत करना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि का निश्चित करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। न्यायालय नहीं करेंगे हैं इसका निपटारा, कौन करेंगे? चुनाव आयोग करेगा। चुनाव की वैधता, वैधता समझते हो, वैध थे कि नहीं थे उसका निपटारा करना। शांतिपूर्ण चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। ये सब काम है किसके? इलेक्शन कमीशन के। लेकिन मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के जो मेन बड़े काम हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले मैंने आपको जो हेडिंग में बताया था वो क्या था? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना यानी डिलिमिटेशन करना। तो पहले मैं बता देता हूं कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव कौन कराता है? आंसर निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन? निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव कराता है? बोलेगा राष्ट्रपति, दूसरा देगा वो उपराष्ट्रपति, तीसरा देगा वो राज्यपाल, चौथा देगा वो संसद और राज्य विधानमंडल। तो आपने बोलना किसका नहीं कराता है? राज्यपाल का नहीं कराता। किसका नहीं कराता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाता हो। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व किस पर है? आंसर चुनाव आयोग पर है। इसके लिए उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से मतगणना और परिणाम की घोषणा तक चुनाव की कमान उसके हाथ में होती है। कब से कब तक? इलेक्शन कमीशन जैसे ही चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हुआ वहां से लेकर और कहां तक? परिणाम की घोषणा तक। बल्कि परिणाम की घोषणा ही नहीं, सर्टिफिकेट देते हैं वो जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, वहां तक पूरा क्या है? इसका काम है इलेक्शन कमीशन का। तो क्या क्या काम है? सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन करना। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। प्रथम आम चुनाव 1952, कई बार इतना ही में क्वेश्चन नंबर मिल जाता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था? आंसर 1952 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव 1952 के समय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के आधार पर किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई, अतः संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। क्या किया? परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष के बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। अरे हर 10 साल में जनगणना होती है कि नहीं होती है? कहां हुई इस बार? 2021 में तो हुई नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं। सेंसस आया क्या? क्यों नहीं आया? अरे कोरोना गए हुए बहुत टाइम हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा?
अरे भाई पहला इलेक्शन, सॉरी, पहला जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कब हुई थी? अरे लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कब हुई थी मैंने बोला? 1872 में हुई थी मेरे ख्याल से, चेक कीजिए एक बार। उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुई थी। लॉर्ड लिटन के समय में कि रिपन के समय में? चेक कीजिए, चेक कीजिए भाई। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई, लेकिन नियमित नहीं थी, है ना। लॉर्ड मेयो वही है जिसको पहला वाइसरॉय जिसकी हत्या कर दी गई थी, कहाँ? अंडमान निकोबार में चाकू घोंपकर एक कैदी द्वारा। फिर क्या हुआ? 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के समय में। हुई कि नहीं हुई? अब क्या हुआ कि ऐसे चलता रहा। एक थोड़ा सा 1921 पढ़ना पड़ता है हमें। जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष की संज्ञा देते हैं, क्योंकि पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि माइनस में आई थी। महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है जनगणना में? 1921 को माना जाता है। ये याद रखना आपने। थोड़ा सा जनगणना क्लियर करा रहा हूं मैं आपकी। और हर 10 साल होती रही। इस बार नहीं हुई 1921 में, सॉरी 2021 में। कारण बताया गया कोरोना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सन 2026 एक डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान संशोधन द्वारा लिखा गया था कि 2026 के बाद जनगणना के जो सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे उसके बाद सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तब तक यथावत रहेंगी। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी। ठीक है। अब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं मतलब ये मेरा विचार है कि शायद अब जनगणना 2026 के बाद ही आएगी। क्योंकि अगर अभी पहले आ जाती तो हमें 2031 की जनगणना का इंतजार करना पड़ता। किसका? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े जब प्रकाशित हो जाएंगे। अब 2026 के बाद जो जनगणना होगी वो तो 2031 में होगी, और उसके जब सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे तो तब उसके बाद सीटें बढ़ेंगी। 2026 में तो बढ़नी है। संसद बन के तैयार हो चुकी है, नई पार्लियामेंट हो चुकी है, और ऐसे ही सब अब चाह रहे हैं कि अब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सभी सीटें क्या हो जाए। अब देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। 1971 की जनगणना को कब तक भोगेंगे भाई? कब तक उसके आधार पर क्या होंगे, चलेंगे, है ना। तो ठीक है भाई, तो सेंसस जितना देर में आए उतना अच्छा है आपके लिए, कम पढ़ना पड़ेगा। 2011 वाले से काम चलाओ फिलहाल, है ना। तो भाई परिसीमन आयोग 1952 पारित किया गया, इतना बता दिया था मैंने। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष के बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, यह भी बता दिया था। सामान्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अब यहां से क्वेश्चन बना एक बार कि परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष कौन होता है? आंसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। यद्यपि किसी अन्य को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त इसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में 2 से 7 तक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जो उस राज्य के संसद सदस्यों या राज्य विधायिकाओं के सदस्यों में से चुने जाते हैं। परिसीमन 2 से 7 को याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? 2 से 7। ठीक है। और वो राज्य के संसद सदस्यों या राज्य विधायिकाओं के सदस्यों में से चुने जाते हैं। परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है। इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, और न ही ऐसे आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तब उन आदेशों पर कोई संशोधन कर सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ना तो न्यायालय में जाएगा अपील के लिए मामला, कौन सा? परिसीमन आयोग ने जो बोल दिया, जो निर्णय दे दिया, वो अंतिम होगा। क्या होगा? अंतिम होगा। यानी उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, और न ही ऐसे आदेश या लोकसभा, राज्यसभा में जब जाएंगे तो कोई संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है। चलो जी, ये आईएएस 2012 में पूछा गया था। दूसरे शब्दों में परिसीमन आयोग के निर्णय को ना तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ना ही उसे लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया?
ना खाता ना बही, जो परिसीमन आयोग ने कहा वही सही। सुना है आपने? ना खाता ना बही, जो मैंने कही वही सही। ऐसे ऐसे बोलते हैं, पर आपने ऐसे याद रखना, ना खाता ना बही, जो परिसीमन आयोग ने निर्णय दे दिया वही सही। ठीक है? ना तो संसद, ना राज्य विधानमंडल, ना न्यायालय, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो संसद द्वारा अब तक भाई 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। एक बार चेक कर लें इन डेट्स को, कंफर्म करें नेट में, क्या 52, 63, 73 और 2002 हैं परिसीमन आयोग जब जब बने हैं? थोड़ा सा संदेह हो रहा मुझे। 1952, 1963, 1973 और 2002 बोल रहे हैं, 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 52, 63, 73 और 2002, ठीक है। पुरानी किताबों में गड़बड़ था यहां पर, है ना। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में परिसीमन अभ्यास पूरा करने के लिए 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया। 6 मार्च 2020 रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ये 5वां परिसीमन आयोग होगा। कौन सा होगा? ठीक है, लेकिन ये पूरे भारत के लिए नहीं है, ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए है, असम के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए है। ठीक है, यह आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर संघ राज्य के लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, जबकि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्रों का परिसीमन कानून 2002 के प्रावधानों के तहत करेगा। ठीक, 5 मई 2022 को जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की तैयारी की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट को जारी कर दिया। परिसीमन के पश्चात अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें 90 हो गई हैं। कितनी हो गई? 90 हो गई हैं, जिसे कश्मीर संभाग में 47 और जम्मू संभाग में 43 विधानसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा भैया इसी साल इलेक्शन कराओ। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, नहीं तो वहां बड़ी ऐसे तड़प हो रही है जिसे बोलते हैं, है ना। ये बड़ी समस्या है। पद निकालो ना निकालो, लेकिन इलेक्शन कराओ बस जल्दी से। क्या कराओ? पहले तो भाई, तो कुल सीटें कितनी हो गई? 90 हो गई है। कश्मीर संभाग में 47 और जम्मू संभाग में कितनी? 43 विधानसभा की सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। अगला काम जो इलेक्शन कमीशन का होता है वो मतदाता सूची तैयार करना होता है। क्या होता है? तो आप परिचित होंगे, कई लोगों ने पहली बार वोट किया है, मतदाता सूची में नाम था आप लोगों का मतदाता सूची में, और अगर नहीं था तो गलती है आपकी, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। किसकी गलती है? आपकी गलती है। क्यों नहीं गए थे? चुनाव आयोग के द्वारा ऐसे लोगों को सरकार के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो वोट डालने नहीं जाते हैं, पहले ही बता दूं। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा में प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार कराई जाती। मध्यावधि चुनाव समझते हो क्या होता है? जैसे माना लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जनरली 4 साल में भंग हो गई, तो चुनाव होगा उसको मध्यावधि चुनाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक होता है उपचुनाव, यानी किसी सांसद की मृत्यु हो गई, उसके लिए विधानसभा के साथ या किसी के साथ जब चुनाव कराया जाता है तो उसको बोलते हैं उपचुनाव। क्या बोलते हैं? तो याद रहेगा, मध्यावधि चुनाव। अरे भैया, मध्यावधि चुनाव का मतलब ये मत लगा देना, वो एक ऑप्शन देगा आपको कि यदि लोकसभा 2.5 साल में ही भंग हो जाए तो जो चुनाव होता है उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। 2.5 हो, 2 हो, 1 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, भंग हो जाए 4 साल, यानी अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। आर्टिकल 326 बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, यही क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी आपसे जब, है ना। 326 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और संविधान या विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर मताधिकार के
लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। तो अगर आप अपना नाम निर्वाचक नामावली में नहीं करवा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको संदेह है, या तो आप अनिवास, या तो अनिवास कहीं बाहर के हो, आप पाकिस्तानी नागरिक हो, या चित्त विकृति, या अपराध या भ्रष्ट आचरण, अपराध या भ्रष्ट आचरण। कौन था वो पैसा लेके भागा था जो, है विजय माल्या, है ना, वो नहीं कर सकता भाई वोट, उसको तो पकड़ कर लाना है वहां से। धर्म मूल, अच्छा, किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, चार ही चीजें लिखी हुई भाई, कहीं आप जन्म स्थान भी लिख दो, क्या लिखा हुआ, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, या इनमें से किसी के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता, और न ही कोई व्यक्ति इन आधारों पर किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से का दावा कर सकेगा। आर्टिकल 325 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ। अब एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, कौन सा, 15, मूल अधिकार पढ़ रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा था धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अब वो याद रहता है, अब वो यहां पर क्या करेगा कि पूछेगा कि निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है, किस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर वंचित किया जा सकता है भाई, है ना। आप यहां पैदा हुए, केरला में जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा नाम रखो यहां पर, तो नहीं रखा जाएगा तब तक जब तक कागज पूरे नहीं होंगे। क्लियर हो गया। तीसरा भाई, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा, और क्या, और ये आपको पता भी होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A याद कर लो अभी, धारा 19A, धारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो धारा 19A है के तहत राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय दल के रूप में, वर्तमान में किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, अब सुनो भाई, राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आपकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी कब बनेगी और आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनेगी, राष्ट्रीय दल कब बनेगा। राष्ट्रीय दल समझते हो, बड़े बड़े जो बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या राष्ट्रीय दल है, ठीक है। और क्षेत्रीय पार्टियां जैसे यूकेडी बनी थी, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। पहले पढ़ लो कि उसे या तो संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला हो। क्या मिला हो, वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला। वैध मत इसलिए बोलते हैं भाई यहां पर, दरअसल पहले क्या होता था, बैलेट होता था, बैलेट पे वो होते थे चुनाव चिन्ह। तो कई लोग क्या करते थे कि कहते थे यार बीजेपी को दूं, कांग्रेस को दूं, यूकेडी, वो बीच में लगा देते थे। क्या करते थे, वो मत अवैध हो जाता था। मतलब जो लाइन है ना, दो डब्बों के बीच में एक लाइन है, उस पर डब्बे के बीच में एक बॉक्स के बीच में लगाना होता था, क्या मोहर होती थी, वो लगानी होती थी। कई लोग डरते थे, हाथ कांपते थे कईयों के, कई बुजुर्ग होते थे, तो अवैध हो जाते हैं, वो मत हो जाते थे। अब है ईवीएम, जो एक बार बटन दबा दिया, आप चाहोगे 2 बटन दबाओ, दबेगा एक ही, कौन सा, बीप की जो आवाज आएगी एक ही दबेगा, ठीक है। तो भाई अब तो अवैध तो होते नहीं है जल्दी से मत, तो कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत मिला हो और वह विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीती हो, कम से कम 2 सीटें जीती हो। दूसरा, उसने राज्य विधानसभा में कुल सीटों की कम से कम 3% सीटें अथवा कम से कम 3 सीटें इनमें से जो भी अधिक हो जीती हो। यूकेडी को इसलिए बोल रहे हैं आप क्षेत्रीय दल, या तो 3 सीटें या कम से कम
3% सीटें जो भी अधिक हो जीती हो। तीसरा, लोकसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल ने उस राज्य के हिस्से की प्रति 25 लोकसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट जीती हो। 25 लोकसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट जीती हो। चौथी बात, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को उस राज्य में 8% मत मिले हो। कितने? अब ये 4 को आप अभी घोट लो, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा आपका कि राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलता है किसी को? तब मिलता है जब इन चारों में से किसी को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा प्री में वो बनेगा राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलेगा, राष्ट्रीय दल की मान्यता कब मिलेगी। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को नंबर 1 लोकसभा या राज्य की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। पहले ना डेटा याद करो, क्या 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6%, है ना, लोकसभा की कम से कम 4 सीटें, पहले इतना याद करो तब उसको लैंग्वेज दो। क्या करो कि लोकसभा या राज्य की विधानसभा में पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 4 या कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तभी उसको क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रीय दल बोलेंगे। लोकसभा में दूसरा, लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है। कितनी? 543, 2%, 11 सीटें। अब ऐसे याद करो दूसरे में, ठीक है। तीसरा, अच्छा, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में जीती गई होनी चाहिए। 11 सीटें एक ही जगह से नहीं, 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए। इसीलिए देखा होगा आपने तृणमूल कांग्रेस दीदी जो हैं उनको पता है कि उनका उत्तराखंड में नहीं चलेगी, दीदी की नहीं चलेगी यहाँ पर, ना दीदी की क्या बोलते हैं हिमाचल में चलेगी। कहाँ चलती है दीदी की? वेस्ट बंगाल में चलती है और अगल बगल के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चलती है। क्या चलती हैं? नॉर्थ ईस्ट के। तो उन्होंने जीता, टीएमसी बनी, राष्ट्रीय दल बना एक समय में, ठीक है। तीसरा, उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। क्लियर हो गया? क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों की मान्यता की शर्तें प्रत्येक लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पूर्ण करनी होती है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों को विशेष व स्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं तथा उन्हें रेडियो और टेलीविजन पर चुनाव प्रचार करने का समय आवंटित किया जाता है। ये फायदा मिलता है कि रेडियो और टेलीविजन दूरदर्शन पर आपको अपना प्रचार करने के लिए क्या मिलेगा? समय दिया जाएगा। जो क्या होंगे? क्षेत्रीय दल होंगे और जो आपके राष्ट्रीय दल होंगे। समझ में आ गया? और अगर आप क्या लड़ोगे, क्या बोलते हैं, निर्दलीय, तो ना तो आपको आकाशवाणी ना आपको दूरदर्शन, उसमें टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इनको फ्री मिलेगा। किनको? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल जो होंगे। वर्ष 2019 में लोकसभा के 17वें आम चुनाव के समय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय दल, कितने, और 59 राज्य स्तर के दलों ने निर्वाचन में भाग लिया था। कितने? 59। क्लियर हो गया? चौथा काम है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह तथा अन्य प्रत्याशियों को अनारक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा भी आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। एक जैसे नहीं होने चाहिए चुनाव चिन्ह, है ना। हाथी किसका चुनाव चिन्ह है? अरे बहन मायावती का तो है, पर पार्टी का नाम बोलो। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी का है। क्या हाथी किसी और का भी हुआ था कभी?
पूछ रहा हूं यार, चुनाव चिन्ह देखो तो सही पहले भारत की सारी पार्टियों के, है ना। ऐसा है ना, इस देश में एक समस्या है कि मामा जी के छोले कुलचे की दुकान, तो बगल में भी जो खुलेगी वो भी मामा जी के छोले कुलचे की दुकान खुलेगी, है ना। शर्मा जी की चाय की दुकान, तो जब वो चलने लग जाएगी तो बगल में कोई ना कोई जरूर होगा जो शर्मा जी की चाय की दुकान क्या करेगा, आपसे आगे खोल देगा। आदत है यहाँ के लोगों की, क्या उसी मतलब एक व्यक्ति मेहनत करता है, उस मेहनत को क्या करते हैं, भुनाने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग। मुरादाबाद में देखा मैंने, एक लाइन से सबकी दुकानों के नाम एक जैसे। अरे भाई क्या है कि पहले ये थी सबसे पुरानी, ये है, उसके बाद सबने उसी नाम से खोल दी। ठीक है भाई। क्लियर हुआ। देखो जरा चुनाव चिन्ह, किसी जितने चुनाव चिन्ह है कोई मिलते जुलते दिख रहे हैं आपको? किसी पर विवाद हुआ था कभी, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा याद आ रहा है, बहुत साल पहले की बात है। अब किसी की हसिया बाली है, साथ में एक हथौड़ा लगा दिया, तो जो जो बेचारा वो है ना चुनाव वोट करने वाला, वो कंफ्यूज हो जाता है भाई, क्या होता है। दिल्ली की सरकार बड़ी चालाक थी, उसको पता था एक अलग रखेंगे कि हम, तो उन्होंने झाड़ू रखा। क्या रखा? कौन रखता है झाड़ू? फिर पूछा लोगों ने, भाई झाड़ू क्यों रखा? उन्होंने कहा सफाई करेंगे कि हम। क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को साफ करेंगे इससे। फिर पता नहीं क्या हुआ, है ना। चलो जी, 5वें नंबर पे आ गए हम, निर्वाचन का संचालन करना। क्या करना? निर्वाचन का संचालन करना। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसद जब मैं बोल रहा हूं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद के आम चुनाव तथा मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव का, ये शब्द याद करना है आपने, अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस, नियंत्रण, कंट्रोल और निर्देशन, डायरेक्शन करता है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 243 के 243 ZA, वो अलग है बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? अलग है। ठीक है। अगला काम है अर्ध न्यायिक कार्य ज्ञान। निर्वाचन आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे आर्टिकल 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। किससे परामर्श करता है? 103 को पढ़ना है आपने 192 के साथ। किसके साथ? आर्टिकल 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं। किससे? और ध्यान रखना भाई, राज्यों के राज्यपाल देश के निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मत कर देना, वहां पर पूछेगा कि राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन या योग्यता के संबंध में जब कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है तो उसका निर्णय क्योंकि राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल निर्णय देने से पहले किससे परामर्श लेता है? तो आपने बोलना देश के निर्वाचन आयोग से। किससे? देश के निर्वाचन। कौन से आर्टिकल में? 192 में। 103 में मैंने बता दिया कि जब राष्ट्रपति संसद के सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हरता या अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है तो उसके संबंध में क्या निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? मुख्य निर्वाचन, हाँ मतलब देश के निर्वाचन आयोग से। ठीक है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के आदेश दे सकता है तथा किसी भी विभाग से संबंधित फाइलें अपने पास मंगा सकता है। कौन? देश का निर्वाचन आयोग। अगला, चुनाव रद्द करना। आपको पता ही है कि चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है इलेक्शन कमीशन और पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है। जब कभी संसद या विधानमंडल में स्थान रिक्त होता है तब निर्वाचन आयोग उस स्थान को भरने के लिए उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन कराता है। क्या कराता है? बाकी अन्य कार्य मैंने शुरू में ही बता दिए, एक बार मोटा मोटा फिर बता देता हूं कि निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले जो अन्य कार्य हैं वो क्या है। आचार संहिता यानी राजनीतिक दलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार करने के लिए समय नियत करना, उम्मीदवारों द्वारा दिए गए कुल खर्चे की राशि का निश्चित करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना और
चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना है। ठीक है, इतना करना आपने मुख्य परीक्षा के। ठीक है।